अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत जब पहले ही अरूज पर था, एक अहम डेवलपमेंट हुई। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज़ रशीद को ओहदे से हटा दिया गया और उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने गफलत बरती, कोताही बरती न्यूज़ गेट स्कैंडल में। और आज जो एलामिया जारी हुआ है वज़ीर आज़म हाउस से, उसके मुताबिक उसमें जिस तरह से लिखा गया है, हम आपको उसमें थोड़ी डिटेल में बताते हैं कि क्या एलामिया जारी हुआ है आज वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से। उसमें कहा गया है कि The planted story related to the NSC and National Action Plan meeting published in Delhi Dawn on 6th October was a breach of national security। उन्होंने ये लिखा है कि जो 6 अक्टूबर की डॉन की खबर थी उसमें उन्होंने लफ्ज़ प्लांटेड यूज़ किया है और इसे कौमी सलामती के मुनाफी करार दिया गया है। और आगे इस एलामिया में लिखा गया है कि एविडेंस अवेलेबल सो फार पॉइंट्स टू ए लैप्स ऑन पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हु हैज़ बिन डायरेक्टेड टू स्टेप डाउन फ्रॉम ऑफिस टू इनेबलिंग होल्डिंग ऑफ ए इंडिपेंडेंट एंड डिटेल्ड इंक्वायरी। और परवेज़ रशीद साहब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है अभी तक की कि उनका लैप्स था उनके परवेज़ रशीद के बिहाफ पे, और जिसकी वजह से उन्हें स्टेप डाउन करने के लिए कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने ये कहा गया है कि आप इस्तीफ़ा दें, आप ओहदे से उन्हें बरतरफ किया गया है ताकि एक इसकी शफाफ और इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सकें। आगे इस एलामिया में लिखा गया है कि एन इंक्वायरी कमेटी इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर्स ऑफ ISI, MI एंड IB इज़ बीइंग फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू क्लियरली अपोर्शन ब्लेम, identify interests and motives and expose all those responsible for this episode for stern action in the national interest। और एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसमें ISI, MI और IB के आला हुकाम इस कमेटी में शरीक है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कमेटी तश्कील दी गई है ताकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स हो और ये साथ इंटरेस्ट, यानी कि किस इंटरेस्ट के तहत, किस मुफाद के तहत या किस वजह से ये स्टोरी प्लाट की गई, उसकी वजूहात थे, मुहर्रकात क्या थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके। और साथ एक्सपोज ऑल दोज, यानी कि वो तमाम अफराद जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारे एपिसोड के लिए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें एक्सपोज किया जाए और साथ उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये एलामिया था जो कि आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी हुआ। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक अहम एक अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया। कराची के नाज़िमाबाद के इलाके में मजलिस अज़ा पर फायरिंग हुई है जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जाँ बहक होने वालों में 3 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। जिस तरह से हमने बात की कि कराची के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या आया है और कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में मजलिस अज़ा पर फायरिंग हुई है नाज़िमाबाद के इलाके में, जिसमें 5 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं। और जाँ बहक होने वालों में से 3 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से। मजलिस अज़ा जारी थी और जिस पर यह बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई, दहशतगर्दों ने हमला किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इसका एक्शन ले लिया है। पढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। जिस तरह आपने बात की कि आज अहम डेवलपमेंट हुई, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज़ रशीद को ओहदे से हटा दिया गया न्यूज़ गेट स्कैंडल की पादाश में। हमारे साथ इस पर तबसरा करने के लिए इफ्तार शराइसा मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद में। और हम बात करेंगे शो में आगे चलकर अली ज़ैदी साहब से जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इफ्तार शराइसा साहब, आपने जो कंटेंट देखा, प्रेस रिलीज जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हुई है, तो क्या लग रहा है कि इसमें तो ये बता रहे हैं कि ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एपिसोड, उनके खिलाफ तहकीकात होंगी और एक्शन होगा, यानी कि इसका में वो बता रहे हैं कि और लोग भी शामिल हो सकते हैं, सिर्फ परवेज़ रशीद नहीं। मेरे ख्याल में आज की जो डेवलपमेंट है इससे जो 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई। एक तो ये है कि हुकूमत ने इस तासुर को ज़ाहिल करने की कोशिश की है कि शायद ये फ़ौज के ख़िलाफ़ एक साजिश हुई है और साजिश के अंदर हुकूमत भी शरीक है। आज का जो ये प्रेस रिलीज़ है या हुकूमत के तरफ से इकदाम के परवेज़ रशीद साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया है, वो पहले मरहले में शायद इस इम्प्रेशन को डिसमेंटल करने की कोशिश है कि अगर कुछ हुआ भी है तो कम अज़ कम इसमें हुकूमत मुलव्वस नहीं है, मुस्लिम लीग नून इसमें मुलव्वस नहीं है। तो पहले मरहले में ये यकीन दहानी करे कि इस इकदाम के ज़रिए। दूसरा उसमें ये कि तहकीकात होंगी यकीनी तौर पे। अगरचे परवेज़ रशीद साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया, लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग का हिस्सा परवेज़ रशीद साहब तो नहीं थे, उस मीटिंग में वो शरीक तो नहीं थे। तो अगर देखा जाए तो बड़ा एक अजीब सा लगता है कि वो शख्स के जो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था उस इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा। इसका मतलब है कि तहकीकात का मरहला आगे बढ़ेगा और डिमांड्स भी कुछ और हैं। अभी सिर्फ यहाँ तक मामला रुकने वाला नहीं है, कुछ और लोगों को भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और फिर तीसरी अहम बात जो हम शुरू में भी कह रहे थे कि क्या ये किसी का इनफरादी इक़दाम है या ये एक इज्तमाही है या कहीं से कोई इंस्ट्रक्शंस आई थी, कहीं से कोई प्लॉट था, उस प्लॉट के अंदर वो शख्स इस्तेमाल के लिए शायद जो आला सतह की तहकीकाती कमेटी चाहिए जिसमें ISI, MI और IB के अफसरान है कि वो आइडेंटिफाई करें कौन लोग इसमें मजीद। बिल्कुल, तो ये इसको पहला कदम तो लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक और बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे गवर्नमेंट को, तब जाके इस मामले को कह सकते हैं कि पूरी तरह पर डिफ्यूज किया जा सके। अभी तो ये मामला डिफ्यूज नहीं हुआ, अभी पहला कदम है ये। लेकिन ये इसमें बज़ाहिर तो ये लगता है कि हुकूमत का इतराफ़ जुर्म भी है कि वाकई हमारी गलती थी, उन्होंने तस्लीम कर लिया कि
यानी कि उन्होंने एटलीस्ट ये एक्सेप्ट तो कर लिया, वजीर को हटाने का मतलब तो ये है कि हुकूमत मान रही है, अपनी गलती तस्लीम कर रही है। यकीनन देखें, और वो भी इतलात के वजीर को हटाया जाना जो कि हसास किस्म की इतलात के कस्टोडियन होते हैं, कौन सी चीज़ें मीडिया तक जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए, वजारत इतलात का यही काम होता है। तो मेरे ख्याल में वो समझते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो परवेज़ रशीद साहब या तो फिर इस खबर का जरिया बने हैं, या फिर वो ये है कि जो हसास मालूमात थी उनकी हिफाजत नहीं कर पाए सही तरीके से। तो मेरे ख्याल में इनिशियली अगर देखा जाए परवेज़ रशीद साहब, तो परवेज़ रशीद साहब भी गवर्नमेंट ही है ना, हुकूमत ही है, हुकूमत से अलग तो कुछ नहीं है। वो एक वफाकी वजीर हैं, वो भी इतलात के वजीर हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि पहले मरहले में हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि अगर कुछ गलती हुई है तो हुकूमत के पार्ट पे हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात वो है कि क्या मुश्किलात और क्या बढ़ेंगी गवर्नमेंट के लिए अगर ये खुदा न खास इस्टेब्लिश होता है। हम ये कहेंगे जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर इस्टेब्लिश होता है कि ये इंडिविजुअल एक्ट नहीं है बल्कि ये एक और भी लोग शरीक हैं और वो भी हुकूमत के इंतहाई जिम्मेदार लोग हैं, तो फिर यकीनी तौर पर बड़ा संगीन मामला हो जाएगा। इफ्तिखार साहब, ये डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे ही, 3 रोज़ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद को बंद करने जा रही है, बड़ा एहतजाज करने जा रही है। तो इमरान खान साहब की तहरीक को कुछ थोड़ा फ़ायदा होगा इस डेवलपमेंट का? चूँकि उन्होंने तो मुबारकबाद दे दी है कौम को कि बड़ी जनाब। यकीनन समर, मेरा ख्याल में ये जो इकदाम है ये अगरचे हुकूमत की तरफ से प्रिपेयर वर्क है। वो समझते हैं, अगर तासुर एक परसेप्शन एक आम लोगों में है, मीडिया में है कि शायद हुकूमत और फौजी क़यादत सेम पेज पे नहीं है, बाज़ मामलात के ऊपर डिफरेंसेस हैं, और इस खबर को लेके भी यही कहा जा रहा था कि शायद ये डिफरेंसेस का नतीजा ही था कि ये खबर आई सामने। तो मेरा ख्याल में उस एरिया में रिपेयर वर्क के लिए ये इकदाम लिया तो गया है, लेकिन जहाँ ये एक कोशिश हुकूमत की तरफ से है कि टेंशन को कम किया जाए और बदगुमानियों को दूर किया जाए, वहीं खबर हुकूमत के लिए डिस्क्रेडिट में भी जा रही है एक तरह से, कि ये अब एक तरह से एतराफ़ जुर्म की तरफ इसको लिया जा रहा है। एक इसकी जो दूसरी तशरीह है वो तशरीह ये है कि एक बड़ा संगीन किस्म का कदम उठाया गया है, एक पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कदम उठाया गया है, और उठाने वाले कोई और नहीं है बल्कि हुकूमत के अंदर बैठे लोग हैं। तो मेरा ख्याल में ये तहरीक इंसाफ के लिए उसकी फेवर में जाएगी, और वो लोग PTI के जो थोड़े से डीमोरलाइज थे या थोड़े से वो मोहतात थे कि शायद इस धरने में जाएं, लॉकडाउन करने के जो कैंपेन खान साहब की वो ठीक है भी कि नहीं, उसके ऊपर जो सवाल उठ रहे थे, अब वो जो खान साहब मियाँ साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं, इनके ऊपर जो दीगर सवाल उठा रहे हैं, अब खान साहब की कैंपेन को काफ़ी तकवीयत मिलेगी और लोग एनर्जाइज होकर बाहर आ सकते हैं। पे चली जाएगी, मेरा ख्याल है लोग अब आएंगे बाहर। ठीक है नाज़रीन, जहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं मौजू पर वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद को ओहदे से हटा दिया गया है न्यूज़ गेट स्कैंडल में, और हमारी गुफ्तगू चल रही थी इफ्तिखार शराई साहब से। शराई साहब, आपने बताया कि सिर्फ जो है परवेज़ रशीद साहब नहीं, पीछे और लोग भी हो सकते हैं, जिस तरह से एलामी में भी कहा गया है कि ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एपिसोड। और किस किस का एक्सपेक्टेड मज़ीद हो सकता है? कोई ब्यूरोक्रेट कोई हो सकता है या क्या? मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो उस मीटिंग में कौन लोग मौजूद थे, आप उनको देखना पड़ेगा। उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे, उस मीटिंग के अंदर वज़ीर आला पंजाब साहब मौजूद थे, उस मीटिंग में चौधरी निसार अली खान साहब मौजूद थे, उस मीटिंग में एजाज चौधरी साहब जो सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान के वो मौजूद थे, और उस मीटिंग में NSA के सेक्रेटरी हैं सादिक खान साहब। बिल्कुल, तो ये शख्सियात हमें मौजूद थी। अब अगर हम ये बात करते हैं जो क्लेम वहाँ से भी आ रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कि फॉल्स, फैब्रिकेटेड एंड प्लांटेड स्टोरी, फिर अगेन अगर गवर्नमेंट भी इसको तस्लीम करती है कि ये प्लांटेड है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, तो पहले मरहले में फिर ये तस्लीम किया जाता है कि इस तरह की कोई गुफ्तगू हुई नहीं सरे से। जब इस तरह की गुफ्तगू सरे से हुई नहीं तो मेरे ख्याल में फिर पार्टिसिपेंट्स जो हैं शायद वो तो मेरे ख्याल में फिर कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं आएंगे, उनको उस अंदाज में ना तो देखा जाएगा और ना उस अंदाज में उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। फिर ये है कि अगर ये कोई कॉन्स्पिरेसी है तो इस कॉन्स्पिरेसी में कौन लोग शरीक हैं? क्या परवेज़ रशीद साहब का ये सेल्फ इनिशिएटिव था? अगर ये हम गवर्नमेंट की जो एक प्रेस रिलीज़ है कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और एक कमेटी बन चुकी है जिसको चौधरी निसार अली खान साहब हेड कर रहे हैं, उसमें इंटेलिजेंस इदारों के लोग भी शरीक हुए हैं, तो यकीनी तौर पर इसको अगर प्लांटेड कहा जा रहा है, इसको फीडेड कहा जा रहा है, तो कहीं से तो जरूर फीड हुई है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर किसी ने प्लांट किया है। तो प्लांट करने वाले कौन है? क्या परवेज़ रशीद साहब का ऑफिस एक पोस्ट ऑफिस के तौर पे यूज हुआ है
और पीछे कॉन्स्पिरेसी करने वाले कोई और हैं, यकीनी तौर पे ये इन्वेस्टिगेशन इन चीज़ों को अनअर्थ करेगी। क्योंकि हुकूमत तो अपनी जगह से अपना जो उनका एक स्टैंड था उससे थोड़ी पीछे हटी अपने मौक़िफ़ से, पहले इसकी तरदीद की गई, ऐसा कोई बात हुई नहीं ऐसी। अगर सिर्फ तरदीद तक की बात होती फिर बाद में आके इतना बड़ा स्टेप ना लिया जाता शायद। समर बिल्कुल ऐसे ही है। हमने देखा कि माजी में आज से 6-8 माह पहले मुशाहिदुल्लाह खान साहब एनवायरनमेंट के मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बड़ा मुतनाज़ा इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के नतीजे में हुआ क्या, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और फौरन इस्तीफा ले लिया गया और मामला ख़त्म हो गया। लेकिन अब की बार सूरत हाल को डिफरेंट है, क्योंकि जो खबर आई यकीनी तौर पे अगर देखा जाए तो उस खबर से पूरी दुनिया में न सिर्फ पाकिस्तान की तो हुई लेकिन एक इदारे की बदनामी भी हुई है और एक अजीब सा नैरेटिव। शेख साहब लाइन पे आ गए जरा। जी जी शेख, अस्सलाम वालेकुम। आपने पहले पेशगोई की थी कि 2 बकरों की कुर्बानी होगी और आपने नाम भी लिया था परवेज रशीद साहब का, उनकी तो आज कुर्बानी लग गई है। मजीद आपको किसी कुर्बानी लगती दिखाई दे रही है? देखें जी, अभी 3 नाम है, मैं क्या कह सकता हूँ उसे, क्या होना और क्या नहीं होना, और थोड़ी देर इंतजार करें, 2-4 दिन में हो जाएगी और अल्लाह बेहतर करेगा। 1 तारीख तक हो जाएगा ये जो कुछ होना। वैसे नाम कौन कौन से एक्सपेक्टेड है? और चूंकि आपने नाम लिया था परवेज रशीद साहब का। देखें जी, अभी तो राव तहसीन का नाम ले रहा है, फवाद हसन का ले रहा है, उनके घर के फैमिली मेंबर का ले रहे हैं। तो इस तरह अभी 1 तारीख को पता लगेगा क्या हालात आएंगे, ये कुर्बानी लगती भी है कि नहीं लगती। बहरहाल मेरा ख्याल है ये कुर्बानी लग जाएगी, क्योंकि इनको सबकदोश किया गया है और सबकदोश करना जो है ना वो काफी है। फिर ये चार्ज होंगे, ट्रायल होंगे और इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी केस होगा उसको देखा जाएगा। थैंक यू शेख साहब। इसका जो फायदा होगा पीटीआई की मूवमेंट को, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब ने जिस तरह से कहा कि बड़ी अहम बात की उन्होंने कि राव तहसीन का नाम लिया, दिगलों का नाम लिया, लेकिन समर वो बड़ी अहम बात उन्होंने कहा कि यकम तक सारा मामला हो जाएगा। उन्होंने तारीख दे रहे थे कि यकम तारीख तक चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी। और फिर ये है कि वो कहते हैं कि जब उनसे इस्तीफा लिया गया तो ये इस्टेब्लिश करते हैं कि उन्होंने ये क्राइम कमिट किया है, इनके खिलाफ मुकदमात भी बनेंगे। तो मेरे ख्याल में बड़ी सीरियस बातें कर रहे थे, हल्के से इशारे दे के खुल के बात नहीं करना चाह रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि 3-4 लोग और भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये प्रेस रिलीज भी कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स तो दे रही है कि मामले को और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और अब देखना ये समर, इसमें जो सबसे अहम बात रहेगी वो बात रह गई है कि ये कॉन्स्पिरेसी हुई है और इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर हुकूमत पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शामिल नहीं है, बल्कि कुछ अफराद ने, कोई ग्रुप है जिसने सब कुछ किया है। तो ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर तो मेरे ख्याल में शायद नून लीग की गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात ना हो। लेकिन अगर ये इस्टेब्लिश नहीं होता और ये इस्टेब्लिश होता है कि हुकूमती लोगों ने मिलकर कुछ ऐसा किया है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। वैसे एक और इफ्तार सा बड़ी अहम बात है कि शेख रशीद साहब ने पहले बहुत सारी पेशगोइयाँ की मगर वो सारी गलत साबित होती रही। ये उनकी पहली पेशगोई है जो दुरुस्त साबित हुई है। तो हमें इस खबर में एटलीस्ट उनका जो सोर्स है उस पर थोड़ा सा रिलाई करना चाहिए, जो वो बता रहे हैं कि मज़ीद कुर्बानियाँ आ सकती हैं आगे। वो यकम की जो तारीख मेंशन कर रहे थे तो मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे थे कि यकम तक हो जाएगा। अब देखना ये है, अब मैं अगर शेख साहब लाइन पर तो उनसे पूछता कि अगर यकम तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो जाती हैं तो मेरा ख्याल में जो खान साहब के भी बहुत सारे मुतालबात है वो एड्रेस हो जाएंगे। तो फिर क्या 2 तारीख को इस्लामाबाद फिर भी लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा, या फिर ये कि तहरीक इंसाफ ये अपनी स्ट्रेटजी बदलेगी? क्योंकि अब मामला पालामा पेपर्स का भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और उम्मीद की जा रही है, वहाँ से भी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं। एक तो लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और साथ में ये भी कहा जाए कि शायद अब रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे समाज शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे भी हमें लगता है कि चीज़ों को बड़ा एग्रेसिवली देखा जा रहा है। जजेस की तशवीश बड़ी एविडेंट है जो उन्होंने लार्जर बेंच बना दिया था, इसकी हेयरिंग फिक्स कर दी। बिल्कुल देखना ये है कि अब पीटीआई भी अपने को स्टांस में थोड़ा सा उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आती है और वो जो लॉकडाउन करने की पॉलिसी उसको अबेंडन किया जाता है। और फिर अगेन ये है कि ये जो इकदाम हो गए इनको भी अप्रिशिएट किया जाए और साथ में ये है कि सुप्रीम कोर्ट के देखा जाए वो क्या करती है। नाज़रीन, जहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। डू स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर। अली जैदी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। अभी खान साहब ने एक ट्वीट की है आपसे चंद लम्हे पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वी डिमांड द ट्रेल ऑफ द ब्रीच बी ट्रेस्ड टू इट्स ओरिजिन्स एंड रेलेवेंट मेंबर ऑफ रूलिंग फैमिली मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। यानी वो कह रहे हैं कि इसका ट्रेल जो है ये सारे इस एपिसोड का उसको ट्रेस किया जाए और जो रूलिंग फैमिली का यानी कि जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली का जो कंसर्न बंदा है उसको जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। तो किसकी तरफ है इशारा उनका? सारी दुनिया को पता है कि मरियम नवाज ये चला रही थी पीछे से बैठ के मीडिया सेल, लेकिन मैं ज़रा एक, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक स्टेप आगे जाना चाहता हूँ।
देखें, परवेज रशीद इनकी किचन कैबिनेट का खास दरबारी है, माने ये तो बिल्कुल घर का आदमी है ना। तो ये जो हरकत इसने की है परवेज रशीद, और बाकी 4 नाम और भी थे, वो कहते थे क्योंकि 4 या 5 लोग थे, ये तो पूरा फैमिली नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। शरीफ फैमिली एज ए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। आप उसकी थोड़ी सी ट्रेल देख लें। वो पकड़ा गया जो बंदा, वो टीवी के ऊपर बैठ के, स्टेट ऑपरेटिव इंडिया का, वो आके टीवी के ऊपर बैठ के कहता है कि हमने जी बलूचिस्तान में हंगामे करने थे और कराची के अंदर हालात ख़राब करने थे। ये नवाज शरीफ उसका नाम लेते हुए घबराता है, एक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हुए घबराता है। इस तरह तो नहीं ये मुल्क। आपका पहला काम की देखिए, पॉलिटिक्स में ना, यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। ये नेगोशिएट तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुद ये इतना वीक है, ख़ास तौर पे पनामा लीक्स के बाद, जबकि सारे के सारे इल्ज़ामात तो हैं नहीं, सारे के सारे करप्शन के सबूत सामने आ गए हैं। तो ये तो होना ही था। अब ये मोदी को बचा रहा था या मोदी इसको बचा रहा था, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरा शरीफ ख़ानदान, इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इनकी इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में, उसका पता होना चाहिए। इन्होंने जो ये लीक की थी, उसके बाद अगर आपको याद होगा कि अगले दिन इंडिया के अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था शरीफ वर्सेस शरीफ। ये तो खुद फीड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। वैसे इंडिया आपको दुनिया के अंदर आपको जो है वो मलाइन करते, झूठ बोल के मलाइन करते जा रहा है, और आपका प्राइम मिनिस्टर उनको खुद और मवाद दे रहा है कि मलाइन करें। Therefore, ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच इन्होंने की है, रिस्क है इनको। मैं समझता हूं तहरीक इंसाफ का तीन दिन के बाद तहरीक इंसाफ बड़ा एहतजाज करने जा रही है इस्लामाबाद में। आपकी तैयारियां भी बड़े जोर शोर से जारी हैं, तो उस एहतजाज में आपकी उस मूवमेंट में कितना फायदा होगा आज की इस डेवलपमेंट का? देखें, हमारी मूवमेंट तो जो एंटी करप्शन मूवमेंट है, क्योंकि जिस इस मुल्क में जो करप्शन का निज़ाम नाफिज है, जो कि पीपल्स पार्टी नून, MQM नून और PML नून तीनों मिलके करते रहे। सॉरी मैं नहीं भूल जाऊं, डीजल नून भी उसके अंदर शामिल है। ये जो मिलके इस मुल्क को लूट मार का इन्होंने निज़ाम लगाया हुआ है, बारियां ले रहे हैं, बच्चे अपने तैयार कर रहे हैं। ये निज़ाम अगर ख़त्म नहीं होगा तो ये बाकी बच्चों का मुल्क में क्या होगा? हालात तो आप देखें। लेकिन आपकी मूवमेंट पे क्या असर पड़ेगा, कितना फायदा होगा आपको इसका? जी, आपकी मूवमेंट जो है नवाज शरीफ के खिलाफ, उस मूवमेंट में आपको आज की इस डेवलपमेंट का कितना फायदा होगा? देखें, अब जो कोई लोग अगर कोई बॉर्डर लाइन थे जो सोच रहे थे कि ये नवाज शरीफ, शायद कोई शक कर रहा होगा कि नवाज शरीफ इतना गिरावा नहीं हो सकता, ये जो पता चल गया है और ये जो आज हो गया है, और ख्वाजा आसिफ भाग गया, कहता है शादी अटेंड करने गया हूँ, पूरे इस्लामाबाद, पूरे मुल्क में सारे लोगों के घर बंद करके, लोगों के फंक्शन, सालगिरह, शादी, मजालिस बंद करके तो खुद शादी अटेंड करने चला गया। तो देयरफॉर ये किस तरह, डिफेंस मिनिस्टर, हाल इस हुकूमत के ये कि इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर 3 साल से आपस में बात ही नहीं करते, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक खाली कोऑर्डिनेशन है कि जी मिल के माल बनाओ, लूटो। सो देयरफॉर जो लोग साइड लाइन थे, शायद जो सोच रहे थे, वो भी अब निकल आएंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर 10 लाख की बात की, 10 लाख से तो बहुत बड़ा जुलूस इधर आने लगा। इतनी बड़ी सुनामी कभी देखी नहीं है पाकिस्तान की तारीख में, जितनी बड़ी आने लगी है इधर। ठीक, अली हमारे साथ लाइन पर रहेगा। अली साहब, शराई साहब, जिस तरह से अभी अली जैदी साहब ने कहा कि काफ़ी उन्हें फ़ायदा होगा, जिस तरह उन्होंने रेफर किया मिनिस्टर्स का कि डिफेंस मिनिस्टर मुल्क में नहीं है, वो PTI इसको ये रंग दे रही है कि मिनिस्टर्स भाग रहे हैं और एक को अकाउंटेबल करार दे दिया गया। तो जिस तरह से नून लीग इट्स ऑन ए रन, तो जिस तरह से पहले बात की कि काफ़ी ज़्यादा फायदा इसका PTI को हो सकता है, जो उनकी मूवमेंट है तीन दिन के बाद उनका बड़ा एक, जिसे वो फाइनल कह रहे हैं अपनी तारीख का, उसमें उन्हें बड़ा फायदा होगा। हाँ, वो जैसे जैदी साहब ने भी कहा कि अगर लोग कुछ समझ भी रहे थे कि अगर खान साहब की जो कंपेन जिसके तहत वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दें नवाज शरीफ को, या दीगर जो इल्ज़ामात उनके हैं, शायद जो लोग थोड़े से शशोपन का शिकार भी थे कि क्या ये कंपेन जायज़ भी है, दुरुस्त भी है, सड़कों पे आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो गवर्नमेंट के एंड पे जो आज का इकदाम है, मेरे ख्याल में वो काफ़ी लोगों को इनकरेज करेगा कि वो खान साहब की तरफ आएँ और इस कंपेन का हिस्सा बने। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यकीनी तौर पर आज का जो ये कदम है गवर्नमेंट का, अगरचे वो रिपेयर वर्क है, वो फौज के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश है, लेकिन साथ साथ ये नून लीग के लिए बड़ा डैमेजिंग भी है। ये सारी की सारी सिचुएशन अब तहरीक इंसाफ को फेवर करेगी, और जो अनडिसाइसिव एलिमेंट्स थे, वो लोग के जो घरों में बैठे थे, डिसीजन नहीं ले रहे थे, मेरे ख्याल में अब उन्होंने डिसीजन ले लिया होगा। और लगता ये है कि अब हमें 2 तारीख को जो एक मैच है, वो लगता है वाकई बड़ा मैच होगा, फाइनल जिसे इमरान खान बड़ा मैच होगा लगता है। अली जैदी साहब, जिस तरह से फौज की बात की जाए तो आज से 2 रोज पहले हमने देखा वफाकी वज़रा पहुंचे थे आर्मी चीफ से मुलाकात करने के लिए, साग डार साहब के, चौधरी निसार साहब के और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात के लिए। बिल्कुल जिस तरह बात की इफ्तार शाह साहब ने कि रिपेयर वर्क है, कि लग रहा है आपको कि हुकूमत जो है वो फौज की जो नाराज़गी है उसे ख़त्म कर पाएगी आज की इस कुर्बानी से? देखें,
ये कोई एक इंडिविजुअल का तो रोल नहीं है ना, फौज कोई एक इंडिविजुअल का तो नहीं है, ये तो एक इंस्टीट्यूशन है। और फौज जिस बिल्कुल फौज का काम क्या है, मुल्क का दिफा है ना। तो अच्छा, अब उसके अंदर खाली गोली चलाने से दिफा या बॉर्डर का दिफा, लेकिन अंदर के हालात जो हैं, जो ये परवेज रशीद ने किया है, अगर इसके ऊपर इल्ज़ाम आ गया, बल्कि मैं समझता हूँ पूरे शरीफ ख़ानदान और ख़ास तौर पे मरियम शरीफ इसमें इन्वॉल्व है, जो उन्होंने किया है ये मुल्क के फ़ायदे के लिए तो नहीं किया। मैं ये समझ रहा हूँ कि अब इतनी बड़ी स्विंग आ गई है कि ये जो नीचे बनी गाला में जो टीयर गैसिंग पुलिस वाले हमें कर रहे हैं मुझे लगता है 2 तारीख को ये गो नवाज गो के नारे हमारे साथ ही लगा रहे होंगे, बिकॉज पाकिस्तान तो इनका भी है, पाकिस्तान तो जो FC वाले खड़े हैं उनका भी है, हर इंसान का पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने लग गया। ये तो ये अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपने करप्शन का जो उन्होंने 30 साल से करप्शन खा के इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, वो जो पैसा बचाने के लिए तो ये पाकिस्तान की कोई दाव पे लगा देते हैं, इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का ये इंसिडेंट क्रिएट कर देते हैं। तो ये कब तक अपनी करप्शन बचाएंगे? ये तो अब एक्सपोज होना ही था, अल्लाह का भी एक निज़ाम है, ये तो एक्सपोज हो गए सारे, अब ये बच नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग जो यहाँ खड़े हुए नीचे ये भी नारे लगाएंगे गो नवाज गो के, ये जो नीचे पुलिस वाले खड़े हुए हैं तंग हैं, हम इनसे मिलते हैं, इसी इनसे काम करवा रहे हैं, ये लगाएंगे नारे गो नवाज गो के। अब एक और बात है, इसमें जो अब मज़ीद इंक्वायरी होगी, जो गवर्नमेंट ने एक तहकीकाती टीम दोबारा से तश्कील देने जा रही है हुकूमत, उसमें ISI MI ये 2 तो फ़ौज के इदारे हैं, और तीसरा IB है जो कि सिविल एक जो खुफिया इदारा है। तो ISI और MI जब तहकीकात करेंगी तो फिर तो उसमें आप इबाम नहीं कर सकते कि जो तहकीकात, पहले हम कहते रहते तहकीकात पता नहीं शफाफ होंगी कि नहीं, कहीं उसमें बायस नज़र ना आ जाए। इसमें तो लग रहा है हमें कि जो होंगे अकाउंटेबल लोग वो सामने आएंगे। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग जो मज़ीद हैं इसमें, जो अगर मुलव्वस हैं, इसमें कहा भी क्या एलामिये में, वो सामने आएंगे? समर मेरे ख्याल में पहले दिन से ही दोनों तरफ से, इनफैक्ट फ़ौज की तरफ से तो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। इसके ऊपर जिस तरह का रिएक्शन आया है, वो रिएक्शन ये बता रहा था कि ये बड़ा एक सीरियस एक्ट है और ये एक कॉन्स्पिरेसी है, और अगरचे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर उसको और स्पेसिफाई किया जाए तो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। ये फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की गई है, वो फ़ौज के जो वार एंड टेरर को लेके बड़ी कुर्बानी की है, ऑपरेशन ज़रबर्ग के नतीजे में काफ़ी हद तक हालात को बेहतर भी किया गया है, न पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी जिसे अप्रिशिएट किया जा रहा है। जब हालत जंग में है, बिल्कुल बॉर्डर पे भी और मुल्क के अंदर बिल्कुल ऐसे, तो ऐसी फ़ौज को जो कुर्बानी में दे चुकी है, जिसकी कुर्बानियों को बाहर भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, उस फ़ौज के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को, टेररिस्ट को पैट्रनाइज कर रही है, तो मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस इशू था, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको किसी एक अपने लॉजिकल एंड तक तो पहुंचना था। अब ऐसा नहीं है कि इसको आप अनएड्रेस छोड़ दें, या मुशाहिदुल्लाह खान साहब के इंटरव्यू की तरह आप एक वफाकी वजीर से इस्तीफा लें और मामला टल जाएगा। नहीं, तो पाकिस्तान को अपने फेज को ठीक करने के लिए और फिर फौज को अपने फेज को ठीक करने के लिए इस मामले को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना पड़ेगा, और उस पर जाहिर सी बात इन्वेस्टिगेशन जब आगे चलेगी तो यकीनी तौर पर कुछ और। अली जदी साहब, जो आपने देखिए एलामी, अगर आपने देखा हो तो उसमें जो तहकीकाती टीम, जो आपने अभी इफ्तिखार साहब से सवाल किया कि इसमें ISI के लोग होंगे, सीनियर हुकाम होंगे, MI के सीनियर हुकाम होंगे और IB के होंगे, तो अब आपको तहकीकात पे तो मज़ीद कोई शक नहीं होगा कि तहकीकात जो होगी उसमें लग रहा है कि जो इसमें सही, जो असल जो पीछे किरदार हैं इस सारे एपिसोड में मुलव्वस, वो सामने आएंगे। बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ में सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो गए, सारे इंटेलिजेंस के, लेकिन देखिए जो अभी बात हो रही थी, ये इन्होंने परसों अटैक किया है, 3 दिन पहले असद उमर और शाह महमूद वहाँ पे थे हमारे यूथ के कन्वेंशन पे, जो कि एक क्लोज्ड 144, इन्होंने कहा कि जी 144 लग गया है, जो कि एक वैसी ड्रॉक्टेनियन लॉ है पुराने, मेरे ख्याल में अंग्रेज़ भी लॉ को भूल चुका होगा। ये एक कानून के तहत उन्होंने इंडोर इवेंट को यूथ के उसके ऊपर अटैक कर दिया और हमारे ख़वातीन के साथ जिस तरह बदतमीजी की, बाल नोच रहे हैं, ये मार कुट रहे हैं, और उसके अगले दिन दहशतगर्द तंजीमों को जो है वो इस्लामाबाद के अंदर इनको सारी चीज़ें करने की इजाज़त देती है, पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। ये किस तरह, फिर ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? खुद दहशतगर्दी में तंजीमों उनका नाम लिखा हुआ है जो उन्होंने इशू। ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैं आपसे कह रहा था कि जो भी कराची में अटैक हुआ है एक मजलिस के ऊपर और वहाँ पे फिर शहादतें हो गई हैं, वो मेरे रिलेटिव्स के घर में हुआ है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये इसमें कोई सेफ है ही नहीं इस मुल्क में, क्योंकि ये एक्शन नहीं लेते। नेशनल एक्शन प्लान के तहत उन्होंने 8 बिलियन रुपए देने थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को। बिल्कुल, लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, राब्ता मुनक़ता हो गया है। अली जदी साहब से इफ्तार साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, अली जदी साहब के नेशनल एक्शन प्लान पे अब बात आ गई है सारी, के वहाँ पे भी एक काफ़ी अरसे से आप देख रहे थे कि
फ़ौज जो है वो बार बार बड़ा सामने कह रही थी, बड़ा वाज़ेह कह रही थी कि नेशनल एक्शन प्लान पे सिविल गवर्नमेंट अमल दरामद नहीं कर रही, वहाँ से कोताहियाँ हैं, जो पॉइंट्स उन्होंने करने जिन नुकात पे अमल दरामद करना था वो नहीं हो रहे। अब हुकूमत ने भी आके फ़ौज पे धरा कि भाई ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका मामला था जो इस जो न्यूज़ गेट स्कैंडल में आया है, तो ये तो फिर दोनों तरफ से वो इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला चला और फिर जाके ये स्कैंडल सामने आया। देखिए इस तरह की चीज़ें हुकूमतों में रहती तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नून लीग की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अलमिया मसमर क्या है, इससे पहले भी 2/3 मेजॉरिटी थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाए और अब के बार भी एक बड़े वाज़े मैंडेट के साथ वो आए हैं और बड़ा खुला मैदान उनको मिला है, लेकिन अगेन वो ट्रबल में है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका क्या है, वो मुशावरत एक तो नहीं करते पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर सियासी जमातों के साथ जो टाइमली कंसल्टेशन हुई वो नहीं होती, और दूसरा ये कि कोई भी कदम उठाने में जो ताखीर करते हैं ना, 2014 में भी 4 हलकों की बात थी, बिल्कुल हुकूमत गिनने तक मामला गए, बिलाखिर टेबल पे बैठ कर अपने मामला को तय किया, और अब की बार भी मामला ये था कि पनामा पेपर्स के ऊपर आप एक कमीशन बना देते, अपने आप को भी पेश करते, नहीं किया। लगता है कि आखिर पे वो करना पड़ेगा, लेकिन अगेन आपने न सिर्फ अपने सिस्टम को बल्कि अपनी गवर्नमेंट को भी एट स्टेक कर दिया। अब आप मुश्किल में आ चुके हैं, लेकिन ताखीर बड़ी हो चुकी है। अगर आप बच गए तो मौजे ही होगा, वरना आपने फिर अगेन कहा आप बैल मुझे मार, और बैल मारने के लिए आ भी गया। ये बड़ा मशहूर भी है नवाज शरीफ साहब के बारे में कि वो उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने लिए दुश्मन खुद ही पैदा कर देते हैं। अली जैदी साहब, फाइनली बताइएगा कि अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हालात किस जानिब जा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो आपको रहती दिखाई दे रही है, या फिर जिस तरह आपकी ख्वाहिश है कि वो चलती बने, वो अब आपको आपका जो टारगेट है वो आपको हासिल होता नजर आ रहा है, हासिल होता नजर आ रहा है क्या? जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये भी फीलिंग है कि ये जो पुलिस वाले आज हमें रोक रहे हैं, गो नवाज गो के नारे लगा रहे होंगे, ये अब तैयार हो गया मुल्क तब्दीली के लिए, नया पाकिस्तान बनने जा रहा है 2 नवंबर को। ये हमारी फीलिंग भी है। एक तो होती है ना ख्वाहिश, एक आपके दिल की आवाज़ भी कोई चीज़ होती है ना, ये नज़र आ रहा है। क्योंकि अब इनको भी जो समझ आ गई है, ये जो जाके नीचे भी खड़े हुए जाएंगे, घर रात को टीवी देखेंगे और ये अखबार पढ़ेंगे, इनको पता चलेगा कि जी नवाज शरीफ जो है वो खुद पाकिस्तान का इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, पूरा फैमिली उसका, तो ये कैसे ड्यूटी करेंगे उसके लिए, ये कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे? ये पाकिस्तानी है ना, ये मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है ना, ये तो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह से इनको डंडे हाथ में पकड़ाए हुए हैं और ये बेगुनाह लोगों को खुद भी डंडे खा रहे हैं, लगा भी रखा मखा कर तमाशा लगाया हुआ है किसी ने। हमने कितने बड़े बड़े यहाँ पे, लेकिन अली जैदी साहब जो मैंने देखा है 2 दिन से, जो मैंने देखा है 2 दिन से, वो यही देखा है कि पहले आपके कारकुनान आकर पुलिस पे पथराव करते हैं, फिर पुलिस जवाब में शेलिंग करती है। देखें, जब पुलिस रोकेगी, मैं सुबह यहाँ पे इमरान इस्माइल और मैं, हम सुबह आए, हमें नीचे कुरंग रोड पे आधा घंटा 45 मिनट उन्होंने खड़ा किया और हम फिर पहाड़ों से वॉक करके ऊपर आए। क्यों खड़ा किया हमने? कौन सा कानून तोड़ा है? कौन से अगर हम वांटेड है तो हमें पकड़ लेते, क्यों हमें रोका था उन्होंने? हम ये क्यों, किस आगे रास्ते में ऐसी कौन सी रुकावटें खड़ी की? हम कौन से सिक्योरिटी रिस्क हैं? सिक्योरिटी रिस्क तो रायबंद में बैठे हुए हैं, जाती उम्रा सिक्योरिटी रिस्क है, हम थोड़ी सिक्योरिटी रिस्क। चूंकि खान साहब ने कल क्या दिया था, कि सारी जो ये मेरा इस वक्त जो बनीगाला का घर है ये कंट्रोल रूम है, सारी हिकमत अमली हम यहाँ से बैठ के, ये हमारा कंट्रोल रूम है, यहाँ से बैठ के हम सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, पॉलिसीज हम यहाँ बैठ के बना रहे हैं। खुद उन्होंने हुकूमत को बताया, तो फिर वो क्यों हुकूमत आपको अलाउ करेगी आप जाके वहाँ? नहीं तो हम अगर खान साहब ने कहा कि कंट्रोल रूम है और सारी पॉलिसीज यहाँ बन रही हैं और स्ट्रैटेजी डिस्कस हो रही है, तो अगर हम एक बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एजिटेशन करने, तो इसमें गलत बात क्या है? रोड पे बैठ के हम करने का स्ट्रैटेजाइज। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शहर साहब में शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आज के शो में इतना ही, कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।